नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में तेज बारिश का कहर अब देखने को मिल रहा है। रानी पोखरा में बना पुल धराशायी हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देहरादून से ऋषिकेश का मुख्य मार्ग जो अब कट चुका है। देहरादून से नेपाली फार्म होकर ऋषिकेश जा रहे हैं लोग। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये पुल जो है वो फिलहाल धराशायी हो चुका है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तेज बारिश की वजह से पुल कमजोर हुआ और दो ट्रक जो हैं आप देख पा रहे हैं किस एक तरीके से, अगर हम बात करें जिसे हम छोटा हाथी कहते हैं, कहीं ना कहीं वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक ट्रक जो है वो उल्टा यहाँ पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन विशिष्ट तो आपको ये भी जानकारी दी कि फिलहाल किसी की जानहानि की कोई खबर जो है सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे ही ये पुल टूटा उसके बाद कहीं ना कहीं जो संपर्क है वो टूट चुका है। विशेष तौर पर अब काफी लोगों को काफी ज्यादा घूमकर ऋषिकेश पहुंचना पड़ रहा है। ये तस्वीर आपके सामने आप देखिए किस तरीके से पुल गिरने से पहले की तस्वीर है और वह दूसरी ओर पुल गिरने के बाद की तस्वीर आपके सामने है। पानी का बहाव भी ज्यादा हो गया। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी ये अलर्ट जारी कर दिया गया है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अभी भी आपको सावधान रखा। किसी भी क्षेत्र में भी कितनी भी तेज बारिश हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप सभी लोग अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं, क्योंकि प्रशासन भी अब लोगों से यही अपील कर रहा है कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें और अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देहरादून से ऋषिकेश का जो मुख्य मार्ग है अब वो टूट चुका है। ये मुख्य मार्ग जो है वो कट चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं आम जनता की अब वो बढ़ेगी काफी ज्यादा। अब उन्हें घूमकर ऋषिकेश पहुंचना होगा। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर अब आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दो जो छोटे ट्रक होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हालांकि किसी के जानहानि की कोई खबर जो है सामने नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आपको बताएं तो एक बड़ा हादसा होने से टल गया तेज बारिश की वजह से। यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। तो आपको ये जानकारी दें कि तेज बारिश का कहर लगातार बरप रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लोग जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में पुल गिरना ये समझ में आ रहा है कि जो संपर्क है वो अब टूट चुका है। कई शहरों का संपर्क टूट चुका है और अब काफ़ी ज़्यादा लंबा घुमाव लेकर लोग ऋषिकेश जो हैं वो पहुँच पा रहे होंगे। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ऋषिकेश की हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरीके से पुल गिरने से पहले की ये तस्वीर है और वही दूसरी ओर पुल गिरने के बाद की तस्वीर आपके सामने है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज गोयल जुड़े हुए हैं। नीरज, ये पुल कब टूटा, क्या किसी के जानहानि की कोई खबर सामने आ रही है? प्रशासनिक अधिकारी क्या मौके पर मौजूद है? किस तरीके से इस पुल को वापस से सही करने की प्लानिंग चल रही है? जी नीरज, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है। जी नीरज, ऋषिकेश में जो ये पुल टूटा है, जो ये ब्रिज टूट चुका है, जिसकी वजह से कई शहरों का संपर्क भी अब टूट चुका है, कब ये घटना घटित हुई? क्या किसी की जानहानि की कोई खबर सामने आ रही है क्या? चलिए, हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है। वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये जो पुल है वो टूट चुका है, ब्रिज जो है वो टूट चुकी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कई जिले इन दिनों बाढ़ और बारिश के कारण अस्त व्यस्त हो चुके हैं। जगह जगह भूस्खलन देखने को मिल रहा है। पहाड़ों का मलबा सड़क पर आ जाने के कारण लोगों की आवाजाही पर भी
काफी असर पड़ रहा है। देवप्रयाग में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिला। वही NH-58 पर देवप्रयाग के पास मलबा आने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। वही प्रशासन की ओर से लगातार सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। वही दूसरी ओर पहाड़ों पर भारी बारिश के कारण मसूरी में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं घटी हैं। मसूरी में लैंडस्लाइड के कारण मसूरी देहरादून हाईवे बंद हो गया, जिसके कारण लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहाड़ों की बारिश का कहर, आवाजाही में हो रही है परेशानी। दो तस्वीरें आपके सामने है मसूरी देवप्रयाग में। आप देखिए किस तरीके से भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हो चुका है और रास्ता बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं आम जनता और जो तमाम वो लोग, तमाम सैलानी जो घूमने के लिए गए हैं, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सोनकर जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या अपडेट है? कहां कहां पर भूस्खलन की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से वापस से जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं उन्हें वापस से किस तरीके से शुरू किया जाएगा गाड़ियों को? देखिए, जिस तरीके से मसूरी देहरादून मार्ग यहाँ पर गलोगी पावर हाउस के पास कल रात से ही भूस्खलन के बाद बंद हो गया था। अब जाकर इसे खोल लिया गया है। करीब 14 घंटे की मशक्कत के बाद इसे खोला गया है। क्योंकि वाहनों की लाइनें बहुत ज्यादा हैं, बड़ी तादाद पर यहाँ पर वाहन आ रखे हैं, तो उनको व्यवस्थित तरीके से मसूरी और देहरादून भेजने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रहा है। क्योंकि लगातार जो गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन लगातार हो रहा है, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बहुत सिस्टमैटिक वे से इस वाहनों की आवाजाही वहां पर की जा रही है। अगर वहीं मसूरी ट्यूना खाले के पास बात करी जाए तो वहां पर भी बहुत बड़ा पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिर गया है, जिससे रोड अभी तक ब्लॉक है। ऐसे में PWD के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और रास्ते को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर JCB के माध्यम से मलबे को और पत्थरों को हटाया जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी की। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और देवप्रयाग से हमारे साथ हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़े हुए हैं। भगवान सिंह जी, देवप्रयाग में क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्या वहां पर भी भूस्खलन की वजह से खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बता दूं जो कि देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल NH-58 पे जो देर रात से जो 3 दिन से लगातार बारिश जो हो रही है, उसके कारण से कई जगह रोड जो NH रोड 58 है वो कई जगह बाधित हो गए हैं। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो वहाँ पे जो महिपाल सिंह थाना प्रभारी है, उन्होंने सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रखी है कि कृपया इस क्षेत्र से इस समय ना आए, क्योंकि एक लैंडलाइंस की दिक्कत है जो सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसे नुकसान ना हो। और उनका यही कहना है कि जनहानि का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ऊपर से कई जगह पत्थर जो गिर रहे हैं तो उससे काफी दिक्कतें सामने नजर आ रही है। सचिन, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी की। लगातार नजर आप बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। अगली खबर देहरादून से, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 5 जिलों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश के आसार। बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हो सकती है भारी बारिश। देहरादून, टिहरी, पौड़ी समेत कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी कर दिया गया है कि तेज बारिश हो सकती है। अलग अलग जगहों पर आप जा सकते हैं। सुरक्षित जगहों पर आप और अपने परिवार को लेकर जाएं, क्योंकि हालात खराब हो सकते हैं। तेज बारिश होगी, तेज बहाव होगा और इसके साथ भूस्खलन की तस्वीरें और भी सामने आएंगी। इसलिए प्रिकॉशन बहुत ही जरूरी है और इसीलिए लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित जगहों पर आप लेकर जाएं। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान सौंदर्यीकरण के नाम पर शहर के कई चौराहों पर सजावट की गई थी। शंकर आश्रम के चौराहे पर सौंदर्यीकरण के नाम पर फवारे लगाकर एक कुंड बना दिया गया, जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी न होने की वजह से स्थानीय दुकानदारों को अब इस चौराहे की वजह से डेंगू का खतरा सताने लगा है। स्थानीय व्यापारियों का यह भी कहना है कि मेले के दौरान बिना प्लानिंग के ये चौराहे बनाए गए हैं, जिसकी वजह से यहां पर दिन भर जाम की स्थिति रहती है और सौंदर्यीकरण के नाम पर यहां एक कुंड की आकृति का गोल घेरा बना दिया गया है, जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ है। इसमें पानी की निकासी नहीं होने के चलते यहां पर डेंगू का लार्वा
पनप सकता है। सभी व्यापारियों को यहां डेंगू का खतरा सताने लगा है। नगर निगम के मुख्य आयुक्त ने कहा कि निगम के पूरे क्षेत्र को 4 भागों में बांटकर एंटी लार्वा कराया जा रहा है। देखिए, पूरे शहर में हम लोगों ने 4 जोन में डिवाइड किया गया है और पर डे हम लोग 4 वार्ड्स में हम लोग एंटी लार्वा का स्प्रे कर रहे हैं और डेंगू को लेके भी हम लोग मॉस्किटो का जो रेफलिंग है वो भी की जा रही है। तो मैं स्वयं जाके देख लूँगा उसमें, और जितने भी हमारे चौराहे हैं जहाँ पर भी अभी निर्माण कार्य किए गए हैं वहाँ पानी की जो भराव की स्थिति है, पानी का अब निकासी की जाएगी और एंटी लार्वा स्प्रे दोबारा किया जाएगा। उस चौराहे में एक कुंड बना दिया जिसमें बारिश का पानी की निकासी का कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं करी है। बारिश का पानी यहाँ भर रहा है और उसमें डेंगू का लार्वा भी पनप सकता है, कोई उसकी देखरेख करने वाला नहीं है, जिससे जो है डेंगू भी फैल सकता है, अन्य बीमारियां भी इससे फैल सकती हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, यहाँ या तो परमानेंट स्टाफ नियुक्त करे या फिर इन चौराहों को यहाँ से हटाए। चौराहा तो बन गया है पर इसकी देख रेख नहीं हो पा रही है। अभी वैसे कोरोना से जूझ रहा था सब पूरा जो है जनरेशन, अब इसके अंदर जो पानी है वो गंदा हो चुका है और गंदगी इतनी है, मक्खी मच्छर ये सब चीज़ें, ये तो डेंगू को बढ़ावा देने की बात है। तो कोई अधिकारी आए और इसका थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि काफ़ी दुकानदारों को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, पूरे आगे बढ़ते केंद्रीय वक्फ काउंसिल सदस्य रईस खान पठान ने मसूरी में वक्फ बोर्ड खेत की संपत्ति का निरीक्षण किया। रईस पठान ने वक्फ बोर्ड अंडा खेत पर रह रहे लोगों से बातचीत की। इस दौरान मसूरी अंडा खेत में रह रहे लोगों ने वर्तमान वक्फ बोर्ड कमेटी पर कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान कमेटी के सदस्य लगातार उनका उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, उनको वक्फ बोर्ड अंडा खेत की संपत्ति को खाली करने का दबाव बना रही हैं, जबकि उनकी कई पीढ़ियां इसी वक्फ बोर्ड की जमीन पर रह रही हैं। इस पर केंद्रीय वक्फ काउंसिल के सदस्य रईस खान पठान ने कड़ा एतराज किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किसी को अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अगली खबर देहरादून से है। कुंभ के दौरान कोरोना जांच में घोटाले का मामला। फर्जीवाड़ा मामले में 2 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकार का और नोडल अधिकारी निलंबित कर दिए गए। डॉक्टर अर्जुन सिंगर और एन के त्यागी पर गिरी है गांच। बिना जांच के जारी किया था 30 लाख रुपए का बिल। कोरोना जांच की ठीक से निगरानी नहीं करने का आरोप भी लगा है। तो देहरादून से बड़ी खबर है। कुंभ के दौरान कोरोना जांच में घोटाले का ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद लगातार अब सुर्खियां बटोरी गई। लेकिन फिलहाल आपको ये जानकारी दे कि 2 अधिकारियों पर गांच गिरी है, क्योंकि कुंभ में हमने देखा था जो स्थिति थी वो काफी तनावपूर्ण हो चुकी थी। लगातार संक्रमितों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला था, क्योंकि वहां पर लापरवाही बरती गई थी। हालांकि हमने मेलाधिकारी से बात करने की कोशिश की थी, हम लगातार कवरेज कर रहे थे, उस वक्त भी ये जिक्र किया गया था कि हाँ लापरवाही की गई है। लेकिन जब मुख्य रूप से 2 अधिकारियों पर जांच गिरी है तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही और बिना जांच के 30 लाख का बिल कैसे जारी कर दिया गया, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर लगातार जांच होगी। टीम का गठन भी किया जाएगा जो इस पूरे मामले की देखरेख और जांच करेगी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर जिला महिला अस्पताल में आशा कार्यकर्तियों का हंगामा। अस्पताल स्टाफ पर अभद्रता का लगाया आरोप। आशा कार्यकर्तियों ने की है नारेबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कराया है मामला शांत। उत्तराखंड सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश में 18 साल से कम उम्र में 36 लाख से अधिक बच्चे हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि अब तक 88 लाख लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया गया। हमारे 2 जिले ऐसे हैं जो पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 जिलों में से एक है। इन जिलों में हमने 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया। धन सिंह रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने 67 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड-19 जांच करवाई है। हमारा रिकवरी रेट जो है 97%। पूरे प्रदेश में एक अच्छे राज्यों में हमारा राज्य भी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आज तक लगभग 80 लाख लोगों पे वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है और देश में हमारे 2 जिले टॉप 1 पे आए हैं कि हमने 100% वैक्सीनेशन वहाँ पूरा कर दिया है। हमारी सरकार द्वारा 67 लाख से ज़्यादा लोगों का जो है कोरोना की जांच कराई गई।
और हमारा जो रिकवरी रेट है वो जो है 97% है, जो कि पूरे देश में एक अच्छे राज्यों में हमारा राज्य भी शामिल है। और आज हमारे राज्य में 88 ऑक्सीजन प्लांट जो है कार्यरत हैं, जिसमें से 42 जो है काम कर रहे हैं और बाकी इन 15-20 दिनों में उनका उद्घाटन भी हो जाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में बेबी रानी मौर्य ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 3 साल के कार्यकाल पर पूरे करने पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि उनके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकारियों को समय समय पर दिशा निर्देश भी दिए जाते रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। राज्यपाल ने कहा कि अगर प्रदेश में होम स्टे को लेकर बेहतर कार्य किया जाता है तो पलायन को रोकने में होम स्टे काफी मददगार साबित हो सकता है। मुश्किल एक ही है कि ये कोविड नहीं रहे, ये जल्दी से जल्दी जाए तो हमारे जितने भी कार्य जो रुके से हुए हैं वो जरा अच्छी गति से, समान गति से चलने लगे। उत्तराखंड रेड क्रॉस सोसाइटी भी बहुत अच्छा काम किया, कोविड में अच्छा काम किया। उसने बहुत वॉलंटियर के माध्यम से जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं उनसे जुड़ के सैनिटाइज़र, मास्क ये तो भेजे ही, हर जिले में उन्होंने सैनिटाइज़र और मास्क भेजे। और रेडी में जब आपदा आ गई तो उसमें भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। हमने जो अच्छा कार्य कर रही हैं महिलाएं, उनको पुरस्कृत करने का या सम्मानित करने का भी कार्य हमने किया। और अभी मैंने कुमायूं में गई थी तो मैंने ये कार्य शुरू भी किया है। जिन्होंने कोविड में अच्छा काम किया, जिन्होंने महिलाओं को राहत पहुंचाने का अच्छा काम किया, चाहे हमारी वो पुलिस की सिपाही क्यों ना हो, जिसने किसी बच्ची को चंगुल में से छुड़ाया जो उसका रेप करना चाहते थे, ऐसी महिलाओं का भी हमने सम्मान किया। मसूरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मसूरी के शहीद स्थल पर एकत्रित हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री को मसूरी एसपीएम के माध्यम से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्पर अपनी मांगों को लेकर पिछले कई समय से संघर्षरत हैं। सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। आपसे निवेदन है कि उत्तराखंड राज्य और बाकी जो समान वेतन और समान काम की बात है, कोरोना काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री निर्भीकता के साथ अपने क्षेत्रों में उतरी और उन्होंने अपने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, और वो घर घर जाकर उन्होंने कोरोना की दवाइयाँ बांटी। वैक्सीनेशन में आज भी हमारी ड्यूटी थी, हम ड्यूटी के बाद आज यहाँ पर आके एक सांकेतिक, हमने अपना काम से हम पीछे नहीं हट रहे हैं। आज भी हम 1:30 बजे तक ड्यूटी पर बैठे थे वैक्सीनेशन की, और उसके बाद हम लोग आकर यहाँ पर एक धरना करा है, क्योंकि हम सरकार को चेताना चाहते हैं। हम लोग इतने सालों से ये सेवा कर रहे हैं, बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की, और बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, पर हम लोगों को काम के मुताबिक मानदेय नहीं मिलता। और उत्तराखंड के चमोली बाजार में एक मिठाई की दुकान में लगी आग। दुकान में लगी आग ने पास की 11 अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में लगी आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग बेकाबू हो गई और कई अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। काशीपुर में बीते दिनों कर्जदारों के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या करने और आत्महत्या से पूर्व युवक द्वारा वीडियो बनाकर कर्जदारों के नाम उजागर करने के मामले में पुलिस ने मृतका की पत्नी की तहरीर पर एक पार्षद समेत 7 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत 306 और 506 आईपीसी की धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, इसमें कुंडेश्वरी जो है काशीपुर कोतवाली का क्षेत्र है, वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा अपनी फैक्ट्री में जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी, और इनके द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया था मृत्यु से पहले, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यक्ति के द्वारा उनको उत्पीड़न, पैसों के लेन देन को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा था। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के द्वारा तत्काल पंचायत और पीएम की कार्रवाई की गई, और उनके परिजनों की तहरीर के आधार पर जो है 306 और 506 का एक अभियोग थाना कोतवाली काशीपुर पर पंजीकृत किया गया है, और इसकी विवेचना की जा रही है। और आईओ को भी निर्देशित किया गया है कि निष्पक्ष रूप से
विवेचना की जाएगी और जो भी साक्ष्य और तथ्य सामने आएंगे विवेचना के दौरान उसी के अनुसार वैधानिक कार्रवाई आगे की जाएगी। देखिए, चलिए वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।